हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है C4 साइकिल उसको हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे सो दैट हम जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको बना पाए। एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है बड़ा मीनिंगफुल होता है। जब तक उसको डिकोड नहीं करेंगे, जब तक उसके एक एक लाइन का मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक, है ना, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं जैसे सेशन रीजन वाले या फिर कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चंस पूछ देते हैं न्यूमेरिकल टाइप का कि कितना एटीपी क्या कहाँ बनेगा, है ना, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक एक आंसर का एक एक जो लाइन है एनसीईआरटी का उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझें। तो लेट्स बिगिन। इससे पहले हम लोग C3 साइकिल जो है ऑलरेडी पढ़ लिए थे। C3 साइकिल का अगर हम बात करें तो एक ओवरव्यू करते हैं उसका। जैसे यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि ये आपका कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस है ना, ये वाला डायग्राम। और इसमें हम लोग चर्चा किए थे कैसे जो है नॉन साइक्लिक, है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से आपका वाटर भी बन रहा था ल्यूमिन के अंदर, और स्ट्रोमा के साइड में NADPH बन रहा था, और ये NADPH बना और ATP बना था। और हमारा ATP बना था और NADPH बना था, और वाटर जो है आपका ल्यूमिन के साइड में बना था। और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए था कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो, है ना, साइक्लिक मैनर में नहीं होता है। जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्टीमेट डोनर आपका इलेक्ट्रॉन का वाटर होता है। वैसे तो लाइट आती है, लाइट जो है पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 2 से निकलता है, उसको फुलफिल करने के लिए वाटर स्प्लिट होते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है और फोटो सिस्टम 2 के पास जाता है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन आपका साइटोक्रोम फाइटोक्विनोन से होते हुए साइटोक्रोम किस होते हुए फिर यह प्लास्टोसाइनिन, और फिर ये फोटो सिस्टम 1 के पास जाता था, और यहाँ से फिर फेरोडॉक्सिन FNR और फाइनली NADP प्लस के पास जाता था, वो रिड्यूस होकर के NADPH बनाता था। बट अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैक जो है ना, फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं आ रहा था, है ना। तो ये नॉन साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। और साइक्लिक का जब होता है तो उसमें फोटो सिस्टम 1 सिर्फ काम करता है, और इलेक्ट्रॉन FD से फेरेडॉक्सिन से वो वापस, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास आ जाता है। यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन आपका फिर वापस यहाँ पे आएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ से फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। तो ये एक साइक्लिक मैनर में जो है काम करता है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बोलते हैं। और इसमें, है ना, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली ये H+ कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ल्यूमन में, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइटोक्रोम B6F के मदद से। और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर ATP का फॉर्मेशन जो है होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन से ATP बनता था। और ये अगर हम बात करें C3 साइकिल का, तो जनरली ये मेसोफिल सेल में चलता है, C3 प्लांट में।
तो C3 प्लांट में आपका मेसोफिल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये मेसोफिल सेल का ये क्लोरोप्लास्ट है ना। मेसोफिल सेल का ये क्लोरोप्लास्ट है। ये मान लेते हैं कि आपका है ना क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका ये क्लोरोप्लास्ट है ना। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल का। सेल के अंदर साइटोसोल में ये एक तरह से क्लोरोप्लास्ट है आपका। ये जो इस तरह का है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपका ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है ना। ये आपका थैलेक्वाइड जो है प्रेजेंट है, जिसका ल्यूमेन यहाँ पे है उसके अंदर में। तो फोटो जो आपका लाइट रिएक्शन हो रहे हैं वो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे हो। और जो डार्क रिएक्शन है वो एस्ट्रोमा साइड में हो रहा है। ये आपका ल्यूमेन है ना। और इसके बाहर में आपका ये एस्ट्रोमा है। यहाँ पे आपका डार्क रिएक्शन हो रहा था, यानी C3 साइकिल हो रहा था, केल्विन साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कैसे कैसे होते हैं। अब एक और कुछ प्लांट है जो C3 साइकिल के अलावा उसमें C4 साइकिल भी होता है। ऐसा नहीं कि उस प्लांट में सिर्फ C4 साइकिल होता है, उसमें जो है आपका C3 साइकिल भी चलता है। बट दोनों का है ना लोकेशन अलग अलग। C4 साइकिल किसी और सेल में चलेगा और C3 साइकिल जो है किसी और सेल में चलता है। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सा सेल है। C3 साइकिल तो आपका यहाँ पे जो C3 प्लांट है वो मेसोफिल सेल में चल रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि वो C4 कहाँ चलता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ तक लेंगे और क्यों C4 प्लांट को जो है बनने की जरूरत पड़ी, क्यों C4 साइकिल को चलाना पड़ा अलग से, C3 साइकिल से ही काम क्यों नहीं चला, इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। द प्लांट कह रहा है ना, द plants that are adapted to dry tropical region है ना have the C4 pathway mentioned earlier। कह रहा है कि जो है C4 पाथवे जो है वो वैसे प्लांट में चलते हैं जो एडेप्टेड है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करने के लिए। यानी कि ये सब प्लांट जो है वहां पे ग्रो करेंगे जहां तक कंडीशन थोड़ा ड्राई होगा। और ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ का जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के है ना अगल बगल वाले रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ये सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। फिर जो है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन ये हो जाता है। इसके नीचे देखा जाए तो, और ये आपका हो जाता है टेम्परेट रीजन। ये आपका हो जाता है टेम्परेट रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में है ना, सब ट्रॉपिकल ये सब जो रीजन है यहाँ पे आपका C4 प्लांट जनरली देखने को मिलता है। या फिर ड्राई कंडीशन जहाँ पर होंगे, टेम्परेचर हाई होगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ग्रो करते हुए मिलेगा। अब कह रहा है दो दीज प्लांट्स हैव द C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 fixation product है ना। कह रहा है कि these plants have C4 है ना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 fixation product। C3 में आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का आपका वो प्रोडक्ट था। यहाँ पे 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ना, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है।
और पीजीए था वो आपका 3 कार्बन का कंपाउंड था। तो C4 प्लांट में आपका ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है और C3 प्लांट में पीजी आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इसको C4 पाथवे भी बोलते हैं और इसको C3 फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना उसके नाम पे जो है इस पाथवे का नाम रखा जाता है। अब कह रहा है प्रोडक्ट दे यूज द C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल। कह रहा है कि फिर से देखते हैं, दो these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। कह रहा है कि भले ही C4 पाथवे चल रहा हो और उसका फर्स्ट प्रोडक्ट आपका जो है वो है ना ऑक्जेलिक एसिड है, but they also use the C3 pathway or Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। ये प्लांट भी इसमें यानी कि दोनों चलेगा, इसमें जो है एक तरह से है ना C4 पाथवे तो चलेगा ही चलेगा, है ना, प्लस C3 भी चलेगा। C3 पाथवे चलेगा, इसमें दोनों होता है, बोथ होता है ना। और ये जो है C4 जो 4 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है ना, और C3 में जो बनते हैं वो 3 कार्बन का बन, और C3 आपका चाहे वो C4 चल रहा हो उस प्लांट में, बट फिर भी C3 जो है आपका मेन CO2 फिक्सेशन पाथवे होता है। इसको भी समझेंगे कि भाई C3 क्यों होता है। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट। कह रहा है भाई जब C3 पाथवे इसमें भी चलता है तो फिर C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। ये क्वेश्चन है जो आप है ना रीजनेबली पूछ सकते हो। द C4 प्लांट आर स्पेशल, ये प्लांट स्पेशल होता है क्यों। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी, इसका जो लीफ एनाटोमी जो है वो स्पेशल टाइप का होता है। दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, ये जो C4 प्लांट है वो हायर टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है। दे शो अ रेस्पॉन्स, है ना, शो अ रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी जो है ये आपका फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता है, बोल रहा है लैक। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है। बट अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे फोटो रेस्पिरेशन क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका रोबिस्को एंजाइम है, ये आपका रोबिस्को एंजाइम है, और ये ये भी आपका रोबिस्को एंजाइम है। और यहाँ पे आपका मान लेते हैं RUBP बाइंड करता है इस जगह पे, और इस जगह पे है ना मान लेते हैं CO2 आपका बाइंड कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है, लेकिन अगर CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है और इसका थोड़ा लो है तो फिर ये CO2 से ही बाइंड करेगा, तो फिर यहाँ पे ये CO2 से ही बाइंड करेगा, है ना।
और आपका C3 साइकिल चलवाएगा। C3 जो है साइकिल चलाएगा, और है ना, यानी कि केल्विन साइकिल आपका चलेगा, और स्टार्च आपका बनेगा, शुगर आपका फॉर्मेशन हो। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, है ना, ये हाई हो जाए, और CO2 का कंसंट्रेशन आपका लो हो जाए, है ना, तो ऐसे कंडीशन में या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, है ना, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, है ना, ऐसे कंडीशन में आपका ये RUBP तो यहाँ पे बाइंड करता ही है रूबिस्को के साथ, बट ये अब CO2 ना बाइंड करके ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करने लगता है रूबिस्को से, है ना, और इसके बनने से आपका, है ना, शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता। नो फॉर्मेशन ऑफ शुगर, है ना, ये एक हो गया। और दूसरा ये कह रहा है कि ATP यूज हो जा रहा है इस स्टेप में। इस स्टेप में आपका यूज ऑफ ATP, है ना, ATP और लॉस ही हो जा रहा है ना, यूज ऑफ ATP यानी कि लॉस ऑफ ATP हो गया, है ना, लॉस ऑफ ATP हो गया। तो इससे बेनिफिट ये जो है आपका फोटो रेस्पिरेशन, फोटो ना, ऐसा ना, ये एक तरह से फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन कर लेना, CO2 का छोड़ना, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ जो है शुगर नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ ATP हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है आपका कंज्यूम हो रहा है ना, ऑक्सीजन आपका कंज्यूम हो रहा है, और इसके वजह से अल्टीमेटली आपका CO2 बाहर आ रहा है। तो ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर, है ना, आना, तो ये हो गया रेस्पिरेशन। और लाइट, है ना, लाइट की वजह से ये हो रही है, इसलिए इसको बोल देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और यहाँ पर क्या था, है ना, केल्विन साइकिल में यहाँ पे CO2 का यूज हो रहा था, है ना, और शुगर का फॉर्मेशन आपका हो रहा था, है ना, यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये चीजें जो है, फोटो रेस्पिरेशन आपका C3 प्लांट में होता है, C3 प्लांट में होता है ना। हाई टेम्परेचर जब हो जाएंगे तो फिर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी शो करने लगता है ना, और इवन ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर करके उसका ATP का लॉस करवा देगा, और शुगर का भी फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हाई टेम्परेचर पे C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होने लगती है, उसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन से बाइंड करने की, वो इंक्रीज हो जा। बट C4 प्लांट आपका हाई टेम्परेचर पे भी आराम से ग्रो करता है, और वो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन उसमें नहीं होता है, उसमें रोक देता है। और वही चीजें हम लोग समझेंगे कि C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन कैसे रोकता है, C3 प्लांट क्यों नहीं रोक पाता, और C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को कैसे रोक देता है, इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि जो C4 प्लांट है ना, उस वो रेस्पिरेशन उसमें नहीं होता है, वो लैग करता है, उसमें फोटो रेस्पिरेशन लैग होता है, नहीं होता। एंड हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, इससे क्या होता है, वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास शो करता है, यानी कि बायोमास
बनाने की क्षमता जो है ये ज़्यादा रखता है। क्यों ज़्यादा रखता है? जैसे अगर C4 प्लांट में, है ना, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फिर आपका जो CO2 है वो आराम से यहाँ पर आकर के रूबिस्को के साथ, एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और शुगर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन C3 प्लांट में टेम्परेचर हाई हो जाने से वजह से सारे CO2 जो है वो अब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब CO2 वाला रिएक्शन ना होकर के वो ऑक्सीजन वाले के साथ रिएक्शन करने लगता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, प्रोडक्टिविटी को थोड़ा ऐसे समझा जाए, प्रोडक्टिविटी को ऐसे समझा जाए कि जैसे हम C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है, तो बायोमास की प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, है ना, ये बायोमास, है ना, C3 प्लांट में लो होगा और C4 प्लांट में हाई होगा, है ना। कैसे इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये हम मान लेते हैं कि आपका रूबिस्को एंजाइम है, ये रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम है, और ये आपका RU BP है, ये बाइंड कर रहा है इधर से, RU BP है, ये आपका बाइंड कर रहा है ना। और यहाँ पे बाइंड कर रहा है आपका, मान लेते हैं CO2, है ना, CO2, और मान लेते हैं कि ये एक मिनट इसको, ये मान लेते हैं 100 या 60 मान लेते हैं, 60 CO2 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका भी 60 CO2 है, यहाँ पर भी 60 CO2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को भी आप थोड़ा सा दिखाइए, है ना, ऑक्सीजन को भी आप दिखाइए, मान लेते हैं कि आपका 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है। ये जस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए कि कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती होगी। अब यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो C3 प्लांट में अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना, प्रोडक्टिविटी इसका आपका लो हो गया, है ना, अब इसका हाई है। अब इसको समझेंगे ये कैसे होता है। अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाए, है ना, टेम्परेचर यहाँ पे, है ना, हाई हो जाएगा,
और यहाँ पर भी टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 60 CO2 ना बाइंड करके मान लेते हैं कि ये है ना 60 टाइम्स यानी कि 56 54 54 CO2 यहाँ पे बाइंड करेगा, है ना। और हम जानते हैं कि एक 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनता है ना। तो 60 से कितना बनता, 10 बनता, है ना। बट 60 से अब वो डायरेक्ट ना बाइंड करके वो 54 ही बाइंड करता है। और ये आपका बना दिया 9 ग्लूकोज, 9 ग्लूकोज बन गया। और 6 जो है CO2 बाइंड कर जाता है, सॉरी ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन काम करता है। तो ये बाइंड करने से आपका जो एक ग्लूकोज बनना था वो एक ग्लूकोज आपका नहीं बाइंड कर पाता। अगर ये 6 ऑक्सीजन बाइंड कर गया, है ना, 54 CO2 बाइंड कर गया, और 6 CO2 तो बाइंड करना था बट वो नहीं बाइंड कर करके एफिनिटी बढ़ गया ऑक्सीजन के साथ। तो अब वो 6 CO2 से ना बाइंड करके अब चांसेस है कि वो CO2 से ना बाइंड करके वो ऑक्सीजन से बाइंड कर ले रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन तो आपका शुगर का फॉर्मेशन करेगा नहीं, नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, और लॉस ही करवा देगा, है ना, लॉस ऑफ एटीपी भी करवा देगा। लॉस ऑफ एटीपी करवा दे रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए C4 प्लांट में टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये सीओ ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन होना था वो अब यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, रूबिस्को से बाइंड नहीं करता है। तो ऑल 60 CO2 इससे बाइंड करेगा, और अल्टीमेटली कितना आपका ग्लूकोज बनाएगा, 10 ग्लूकोज बना देगा, है ना। तो प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 ग्लूकोज है और यहाँ पे 10 ग्लूकोज बाइंड हो गया। अगर 60 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी बाइंड पॉसिबिलिटी था बाइंड करने का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एफिनिटी होने की वजह से वो रूबिस्को से बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन। अब CO2 ना बाइंड करके वो ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, तो फिर वो कुछ दूसरा ही चीज बनवा देगा, है ना, ग्लूकोज नहीं बनेगा और एटीपी का लॉस भी हो जा रहा है। और यहाँ पर आपका 10 ग्लूकोज बन जा रहा है, 10, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसे बाइंड नहीं कर रहा। तो अगर 60 CO2 यहाँ भी लें, 60 CO2 यहाँ पर लें, बट यहाँ पे ऑल 60 CO2 ग्लूकोज बनाने में चला जाएगा, है ना, केल्विन साइकिल में जाएगा और 10 ग्लूकोज बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन से ये बाइंड नहीं करता। क्यों नहीं बाइंड करता है उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो एक कंपैरेटिव स्टडी अगर देखा जाए, है ना, कि प्रोडक्टिविटी कैसे हाई हाई होता है, तो अगर हम कुछ पैरामीटर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें, है ना, जैसे 60 CO2 इधर भी ले लिए, 60 CO2 उधर भी ले लिए, और एक कंपैरेटिव स्टडी किए, तो हमको पता चला कि अगर 60 CO2 में इधर लेंगे भी तो ऑक्सीजन भी, वो एंजाइम जो है ऑक्सीजन से भी बाइंड कर ले रहा है। तो जिस समय ऑक्सीजन से बाइंड करेगा उस समय तो वो CO2 से बाइंड नहीं कर पाएगा, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो इस तरीके से ये ज्यादा बायो प्रोडक्टिविटी यानी कि ज्यादा ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, है ना। और लॉस तो आपका एटीपी का होता ही होता है इसमें। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, हाई हो गया, और इसका प्रोडक्टिविटी लो हो गया, है ना। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा ग्लूकोज ये नहीं बना पाता है, बट हाई टेम्परेचर पे ये ज्यादा ग्लूकोज बनाने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो कह रहा है कि सी4 प्लांट के पास
हाई ग्रेटर एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास का होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन, है ना। अब इसको कह रहा है कि एक एक करके हम लोग समझते हैं कैसे होता है। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स one of the C3 plant and other of C4 plant, do you notice the differences? कह रहा है कि ये अगर आपको, है ना, लीफ है ऐसे करके, ये आपका लीफ है और यहाँ पे आप इसको कट कर दें, है ना, यहाँ पे अगर आप कट कर दें तो ये जो आपका कटा हुआ लीफ है, ये मान लेते हैं ये आपका कटा हुआ लीफ है ऐसे करके, है ना, है ना। ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंसेस दिखेगा C3 एंड C4 प्लांट में। एनाटॉमी ऑलरेडी आप देखे हैं लीफ का। तो इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं यहाँ पे जो है ना। वर्टिकल सेक्शन को कट करके देखते हैं तो अब कह रहा है कि स्टडी ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स वन ऑफ द C3 प्लांट एंड अदर ऑफ C4 प्लांट, डू यू नोटिस द डिफरेंसेस? कुछ आप डिफरेंस नोटिस करते हैं? डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मेसोफिल सेल्स? क्या C3 प्लांट और C4 प्लांट का जो मेसोफिल सेल्स है क्या दोनों एक जैसा होता है? डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वास्कुलर बंडल शीथ? क्या उसके पास वास्कुलर बंडल के चारों तरफ जो है वो सिमिलर सेल्स मिलते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, है ना। सिमिलर जो है नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो यहाँ तो लिखा हुआ था पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वास्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट are called bundle sheath cells, and the leaves which have such anatomy are said to be Cranch anatomy। कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है ना। और ये आपका लीफ का, है ना, वर्टिकल कटिंग है ऐसे करके, है ना। ये आपका इधर लीफ था, इधर आपका लीफ है ना। और ये जो है आपका, ये इसका कटिंग पार्ट है, ये इधर आपका एपिडर्मिस है ना। अपर अपर एपिडर्मिस, उसी तरह से ये आपका लीफ मान लेते हैं ऐसे करके, ये आपका लीफ है ना। तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस होता है ऐसे करके, और इसके ऊपर में क्यूटिकल होता है, स्टोमाटा होता है, ये सब होता है। तो यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं ये C3 प्लांट है और ये जो है मान लेते हैं आपका C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में अगर मान लेते हैं ये आपका, है ना, वैलम है, ये फ्लोएम है, ये मान लेते हैं वैलम है और ये फ्लोएम है ऐसे मान लेते हैं। तो इसके चारों तरफ कह रहा है कि एक, है ना, बंडल शीथ सेल होते हैं, यहाँ पे बंडल शीथ सेल होते हैं इससे, है ना। और इस तरह का इसमें आपका absent होता है, इसमें जो आपका है absent होता है, नहीं होता है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल्स है ये सब, है ना। और मेसोफिल सेल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आपका मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है।
है ना। मेसोफिल सेल आपका प्रेजेंट, यहाँ पे आपका मेसोफिल सेल मान लेते हैं कि ये आपका प्रेजेंट है ना। इसके चारों तरफ यहाँ पे मेसोफिल सेल आपका प्रेजेंट है। वो डिपेंड करता है कि डाइकोट लीफ है या मोनोकोट लीफ। मोनोकोट रहेगा तो उसमें मेसोफिल सेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना। बट डाइकोट रहता है तो उसमें पेलिसेड मेसोफिल्स रहते हैं और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स रहते हैं, है ना। तो वो चीजें तो हम लोग एनाटोमी में पढ़ेंगे सब क्या रहता है। बट यहाँ पे सिंपल हमें देखना है कि यहाँ पे आपका बंडल सिद सेल है ब्लू वाला, और जो है ये मेसोफिल सेल्स है। ये ग्रीन वाला जो है आपका एक ब्रश मान लें मेसोफिल सेल्स है। तो C4 प्लांट में जो आपका वास्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम है ना, इसके चारों तरफ एक, इसके चारों तरफ एक है ना, जो है यहाँ पे C4 प्लांट में वास्कुलर बंडल का ये बंडल शीथ सेल जो है चारों तरफ है ना एक माला की तरह है ना, वो चारों तरफ उसको कवर कर लेता है। इसलिए उसको बोलते हैं फ्रेंज एनाटोमी। ऐसे एनाटोमी को बोलते हैं फ्रेंज एनाटोमी। इसका क्या बेनिफिट है वो हम लोग फिर देखेंगे। फ्रेंज मीन्स रिच है ना, एंड ये रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है ना। रिच माला जैसा एक स्ट्रक्चर बना देता है ना, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग फ्रेंज एनाटोमी बोलते हैं। द बंडल सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वास्कुलर बंडल। तो वो कह रहा है कि सेवरल लेयर का जो है बंडल शीथ सेल बना सकता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके पास भी लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। थिक वॉल्ड होता है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। और इसके जो वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, इसके वॉल जो होते हैं वो है ना थिक वॉल होते हैं। देखा जाए तो इसको थोड़ा सा है ना, इसके वॉल आपके ठीक होंगे, इसके वॉल आपके ठीक होंगे। और ये गैसियस एक्सचेंज इससे नहीं हो पाता, ठीक होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज एक तरह से नहीं हो पाता, कह रहा है इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। ये आपका बंडल शीथ सेल है, और इसमें बहुत क्लोरोप्लास्ट, आपका बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट, बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आपका प्रेजेंट है। बहुत सारे आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट है बंडल शीथ में। हालांकि क्लोरोप्लास्ट आपका मेसोफिल सेल में भी प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट आपका यहाँ भी प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट आपका बंडल शीथ सेल में भी है ना। यानी कि वो सेल भी लिविंग है। यहाँ का जो बंडल शीथ सेल है, लीफ में जो आपका बंडल शीथ सेल है वो लिविंग है। और मोनोकॉट स्टेम में भी जो है वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल होते हैं, बट वो स्क्लेरोटाइमेटस होते हैं, और वो है ना एक तरह से डेड हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपका लिविंग है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो बंडल शीथ सेल यहाँ पे जो है आपका लिविंग होंगे। अब ये मेजर डिफरेंस यही था, है ना। अब आगे कह रहा है यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ C4 प्लांट, जैसे मेज एंड सोरगम। C4 प्लांट का जो एग्जांपल है वो याद रखना है, मेज सोरगम है ना, ये सब C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। C4 प्लांट को जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मोनोकोट ही होंगे, है ना, वो आपको डाइकोट में भी C4 प्लांट मिल सकते हैं। और
मोनोकोट में भी आपका C4 प्लांट मिल जाते हैं। C4 पाथवे आपका डाइकोट में भी चल सकता है और मोनोकोट में भी चलता है, बट ज्यादातर केस में है ना आपको मोनोकोट ही मिलेंगे, है ना। और डाइकोट में भी मिलेंगे बट वहां पे थोड़ा कम मिलेंगे। ये डिफरेंस है, बट ये हम नहीं कह सकते हैं कि C4 सिर्फ मोनोकोट में ही होता, दोनों में होता है, बट ज्यादातर आपका जो प्लांट होते हैं वो मोनोकोट होते हैं। To observe the range anatomy and the distribution of mesophyll cells, it would be interesting for you to collect leaves of the diverse species of the plant around you and cut vertical section of the leaves and observe under the microscope। कह रहा है कि आप बहुत सारे जो आपके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधा है ना, उससे जो है आप लीफ को कलेक्ट कलेक्ट करें, है ना। आप लीफ को कलेक्ट करें, है ना। और कैसे कट करना है, वर्टिकल सेक्शन आपको कट करना है, कैसे, ऐसे ऐसे आप कट कर दीजिए। अब कट करने के बाद, है ना, ये पोर्शन को आप यहाँ पर, है ना, कट करने के बाद ये आपको ऐसे दिखेगा। और हम्म, ये पोर्शन ऐसे आपको यहाँ पे दिखेगा। जो भी देखना है आपको यहाँ पे अब दिखेगा, आपको इस पोर्शन को देखना है। तो ऐसे कट करना है और ये पोर्शन को यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे सब आपको दिखेगा, छोटा सा पतला सा पार्ट में जो है। अब यहाँ पर भी कट करके देखिए, यहाँ भी कट करके देखिए, और अलग अलग प्लांट का एनाटोमी देखिए। किसमें क्रेंच एनाटोमी जैसा दिखता है, किसमें वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स आपका है। एंड करा लुक फॉर द बंडल शीथ सेल्स अराउंड द वास्कुलर bundles। The presence of the bundle sheath would help you identify the C4 plant। अगर इसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ अगर प्रेजेंट होंगे, है ना, अगर बंडल शीथ, है ना, अगर प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपका C4 प्लांट। अगर ये absent है वास्कुलर बंडल अराउंड द, है ना, अराउंड द वास्कुलर बंडल, बंडल शीथ अगर प्रेजेंट है ना, अराउंड द, अराउंड द वास्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, इसके चारों तरफ अगर ये बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है तो ये C4 प्लांट हो जाएगा। अगर ये अब्सेंट है तो ये C3 प्लांट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर 11.9, है ना, उस पाथवे को हम लोग देखते हैं। दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड, है ना, द हैच एंड स्लैक पाथवे। इसका नाम जो है C4 पाथवे को एक तरह से हैच एंड स्लैक पाथवे भी दिया गया, क्योंकि हैच एंड स्लैक जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका एक और नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे। अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग, है ना, द स्टेप्स। तो अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट पढ़ने से पहले डायग्राम को ही समझ लेते हैं, है ना, तो फिर ज्यादा आसान होगा रीडिंग देने में। रीडिंग से आप चीजों को समझेंगे नहीं कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जब डायग्रामेटिकली हम देखेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर चीजें आसान हो जाती है। फिर हम लोग रीडिंग देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आपका मेसोफिल सेल है,
ये जो है आपका कह रहा है मेजोफिल सेल है ना, ये आपका मेजोफिल सेल है। और ये आपका बंडल शीथ सेल है, ये आपका बंडल शीथ सेल है, और ये आपका मेजोफिल सेल। और दोनों एक दूसरे से, है ना, किस तरीके से क्लोज विसिनिटी में है। और दोनों प्लाज्मोडेजमाटा, ये प्लाज्मोडेजमाटा है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये प्लाज्मोडेजमाटा है यहाँ पे, है ना, ये प्लाज्मोडेजमाटा है, यहाँ पर भी प्लाज्मोडेजमाटा है ना, ये आपका प्लाज्मोडेजमाटा हो गया, इस दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो ये मेजोफिल सेल हो गया, और ये बंडल शीथ सेल हो गया, है ना। और यहाँ पे समथिंग ऐसा मान लेते हैं कि ये जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर है, ये यहाँ पे मान लेते हैं जाइलम और फ्लोएम सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। और इसके चारों तरफ यहाँ पे बंडल शीथ सेल है ना, ये आपका बंडल शीथ सेल है। ऐसे ब्लू से बना देते हैं, बंडल शीथ सेल है, ऐसे रहता है, बंडल शीथ सेल ऐसे रहता है, ऐसे बंडल शीथ सेल है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका मेजोफिल सेल है, ये ऐसे आपका मेजोफिल सेल है ना, ये आपका मेजोफिल सेल है। और इस दो को मान लेते हैं, अगर यहाँ पे और भी मेजोफिल सेल होंगे, और भी मेजोफिल सेल होंगे, ऐसे करके, है ना, बहुत सारे मेजोफिल सेल होंगे आपका। अब इसमें मान लेते हैं कि आपका ये CO2 यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर मान लेते हैं CO2 आ रहा है। और फिर CO2 का, है ना, ये सेल मान लेते हैं, ये है आपका, और ये सेल आपका, ये दोनों सेल को दिखा रहा है, ये दोनों सेल को एक तरह से यहाँ पे हम लोग दिखा रहा है। और ये मान लेते हैं आपका, ये है ना। और यहाँ पे जो आपका फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज आके बनेगा, वो कहाँ चला जाएगा, फ्लोएम के पास चला जाएगा, है ना। यहाँ से आपका CO2 आएगा, मेजोफिल सेल में आया, ये आपका मेजोफिल सेल है। और ये जो है आपका बंडल शीथ सेल है। तो यहाँ पे CO2 आया, CO2 से फिर आपका ये यहाँ पे जाएगा, CO2 कैसे जाएगा वो समझेंगे। फिर यहाँ आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज फिर जो है बनने के बाद, है ना, वो फ्लोएम में चला जाता है। कहाँ पे चला जाएगा, फ्लोएम में चला जाएगा, और उसका पूरे, है ना, प्लांट टिश्यू में जो है उसका ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इस दोनों को यहाँ पर देखते हैं, ये आपका मेजोफिल सेल है, ये आपका बंडल सेल है। CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो अंदर आया, और वो कार्बोनेट बन जाता है, HCO3 है ना, ये कार्बोनेट बन गया। क्योंकि जो आपका फॉस्फोइनोल जो पायरुवेट है ना, वो कार्बोनेट से बाइंड करेगा। और यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं उसका नाम होता है पेपकेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेपकेज इसको बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, है ना, और वो एंजाइम जो है इसको CO3 HCO3 जो है वो फॉस्फोनल पायरुवेट के साथ बाइंड करवाएगा, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि फिक्सेशन होगा, यानी कि CO2 एक तरह से इनडायरेक्टली HCO3 के रूप में पायरुवेट, फॉस्फोनल पायरुवेट के साथ बाइंड करेगा, और C4 एसिड बनाएगा। C4 एसिड मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेंगे, है ना। और फिर वो कन्वर्ट होकर के बन जाता है मैलिक एसिड में, या एस्पार्टिक एसिड में बन जाता है ना, एस्पार्टेट बन जाता है। और वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है, वो प्लाज्मोडेजमाटा के थ्रू आपका यहाँ पे आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे मैलिक एसिड आपका आ गया, है ना, मैलिक एसिड हो गया या मैलेट हो गया, आ गया। और वो उसका डीकार्बोक्सिलेशन है,
डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि वहां से CO2 जो उसके साथ है वो आपका निकल जाएगा CO2, और फिर से ये C3 एसिड बन जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पायरुविक एसिड मान लेते हैं बन गया। पायरुविक एसिड यहाँ पे ये बन जाता है 3 कार्बन का, है ना। और ये यहाँ पर 3 कार्बन का था, और 1 कार्बन यहाँ पर है, तो ये 4 कार्बन का बन गया। और 4 कार्बन का यहाँ पर भी है ना। और ये फिर से आपका 3 कार्बन का बन गया, और 1 कार्बन आपका CO2 के रूप में यहाँ पे फिर से निकल गया। और निकलने के बाद बंडल स्थित सेल में आपका C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल आपका चलेगा। बंडल स्थित सेल में केल्विन साइकिल चलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एस्ट्रोमा में। बंडल स्थित चलेगा आपका केल्विन साइकिल आपका चलेगा बंडल स्थित सेल में। अब ये जो C3 एसिड बना था, है ना, C3 जो है एसिड बना था, वो फिर वापस जाएगा मेसोफिल सेल में। वो वापस जाएगा मेसोफिल सेल में, और फिर वहां पे वो रिजनरेट करेगा क्या, फास्फोइनोल पायरुवेट फिर से रिजनरेट करेगा। तो ये, है ना, C3 एसिड आपका ये ट्रांसपोर्ट होगा बैक यहाँ से, है ना, ट्रांसपोर्ट होगा, और प्लाज्मोडेजमाटा के थ्रू, ये प्लाज्मोडेजमाटा है, यहाँ से फिर ये वापस C3 एसिड यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इसका रिजनरेशन होगा, और फिर से फास्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। और यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम होता है। रिजनरेशन में 2 ATP आपका कंज्यूम हो जाता है। अब 2 ATP कैसे कंज्यूम होता है ना, वो चीजें यहाँ पे, है ना, हम लोग देखेंगे। बट ये आपका होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसका अगर हम कॉन्सेप्ट समझें, इसका कॉन्सेप्ट समझें कि ये क्यों ऐसा किया गया, तो ये है ना, ये आपका मेसोफिल सेल था, और ये आपका बंडल स्थित सेल है। ये थोड़ा सा बोल रहा है कि इसका जो सेल वॉल होता है वो ठीक है, और ये प्लाज्मोडेजमाटा, इसका जो है आपका सेल वॉल ठीक है। एज कंपेयर टू मेसोफिल सेल, एज कंपेयर टू मेसोफिल सेल। अब ऐसा होने से क्या होता है कि यहाँ पे CO2, है ना, ना अंदर आ सकता है, ना इधर से CO2 आपका बाहर जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे ना गैसियस एक्सचेंज आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही ऑक्सीजन आ रहा है, ना ही आपका ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, समथिंग ऐसा यहाँ पे, है ना। गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए ये इम्परविएबल होता है। अब यहाँ पे, है ना, हाई टेम्परेचर होने की वजह से स्टोमाटा आपका ये क्लोज हो जाएगा इसका,
इसका स्टोमाटा आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा आपका क्लोज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे है ना, CO2 का एंट्री एक तरह से यहाँ पे बंद हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर अगर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है, तो ये जो स्टोमाटा है आपका क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो CO2 अंदर आपका आ नहीं पाएगा, है ना। या इसको ऐसे समझें कि CO2, है ना। हम्म इसको ऐसे समझें कि CO2 वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपका स्टोमाटा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं समझें, इसको ऐसे समझें। स्टोमाटा तो क्लोज हो ही जाता है, बट CO2 तो आपका कुछ ना कुछ आएगा। इसको ऐसे समझें कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो है आपका CO2 आ रहा है, ठीक है। स्टोमाटा आपका यहाँ पे पूरी तरह से क्लोज तो नहीं होता है, बट हाँ कुछ स्टोमाटा ओपन होते हैं जिसके थ्रू CO2 आपका आ सकता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी। तो CO2 अंदर आया, बट यहाँ पे रूबिस्को यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका रूबिस्को यहाँ से हटा के, है ना, यहाँ पे absent है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पेपकेज प्रेजेंट, है ना। ये एंजाइम है मान लेते हैं, ये पेपकेज है, बट जो रूबिस्को एंजाइम है वो यहाँ पे absent है ना। तो absent होने की वजह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, है ना। बाइंड नहीं करेगा तो फिर ये जो आपका CO2 है वो HCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका सॉरी फास्फोनिल पाइरुवेट यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये दोनों बाइंड करेगा और ऑक्जेलो एसिटिक बनाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्टेज। पेप्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है ना। यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट नहीं है, ये अब्सेंट। तो इस तरीके से CO2 से ये इनडायरेक्टली जो है आपका फास्फोनिल पाइरुवेट बाइंड करता है, पेप्टेज उसको हेल्प करता है, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब फिर ये आपका मैलिक एसिड यहाँ पे आ जाएंगे, और ये आपका CO2 यहाँ पे रिलीज करेगा, और फिर ये केल्विन साइकिल में चला जाएगा, है ना। और ये आपका मान लेते हैं पायरुविक एसिड है, फिर ये वापस यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। और फिर से ये रिजनरेट होकर के फास्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। यहाँ पे आपका ATP का यूज होता है, ठीक है, 2 ATP का यूज होता है। बट यहाँ पर क्या है कि आपका रूबिस्को प्रेजेंट है। यहाँ पे जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें रूबिस्को आपका प्रेजेंट है ना। तो रूबिस्को यहाँ प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपका जा नहीं रहा है, कोई गैसियस यहाँ पे अंदर, है ना, परमिएबल है नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर जा नहीं रहा है ना? CO2 भी आपका अंदर बाहर नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन भी आपका अंदर बाहर नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से CO2 का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, जो ये आपका मैलिक एसिड जो है ना, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इसका, तो CO2 का कंसंट्रेशन बंडल स्थित सेल में, है ना, हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू द मेसोफिल सेल में। और इसके वजह से जो रूबिस्को है वो हमेशा CO2 से ही बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा।
यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ रहता तो और ये आपका ठीक थीन सेल वाला है मेजोफिल सेल का, तो इसमें से गैसियस एक्सचेंज आपका हो रहा है ना, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, CO2 भी जो है आपका के अंदर आ रहा है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड करने की पॉसिबिलिटी थी, रूबिस को यहाँ पे अगर रहता तो यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता और फोटो रेस्पिरेशन करवा देता है ना, मेजोफिल सेल में। लेकिन रूबिस को वहां से हटा के कहाँ डाल दिया गया, बंडल स्थित सेल में जो है उसको डाल दिया गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन आपका है ना, मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन से बंडल स्थित सेल में CO2 का कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो है ज्यादा हो जा रहा है। इसके वजह से यहाँ पे रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस जो है घट जाती है। और सिर्फ क्या होगा, है ना, सिर्फ केल्विन साइकिल यहाँ पे चलेगा, CO2 फिक्सेशन हो। तो समथिंग जो है यहाँ पे ऐसा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसको टेस्ट को पढ़ते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो जब पहला जो CO2 का फिक्सेशन होगा वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, तो ये आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, है ना, मेजोफिल सेल में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर कौन होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड कहाँ पर प्रेजेंट है, मेजोफिल सेल में प्रेजेंट है। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज, है ना, पेप कार्बोक्सिलेज, यानी कि इसको पेपकेज भी बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज या पेपकेज। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये भी मेजोफिल सेल में आपका प्रेजेंट, ये भी आपका मेजोफिल सेल में ही प्रेजेंट है ये। इट इज important to register that the mesophyll cells lack Rubisco enzyme. मेजोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। द C4 एसिड ऑक्सिलोज इज फॉर्म इन द मेजोफिल सेल। और जब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट HCO3 से बाइंड करेगा, जब CO2 अंदर आएगा सेल के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है HCO3 में, उससे जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनते हैं, तो फिर आपका ऑक्जिलो एसिटिक एसिड यहाँ पे बनता है। It then form other 4 कार्बन compound like malic acid और aspartic acid। तो फिर ऑक्जेलो एसिटिक आपका कन्वर्ट हो जाता है ना, मैलिक एसिड में, या फिर एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। कह रहा है कि मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल्स itself which are transported to the bundle sheath cell, और वो जो है फिर बंडल शीथ सेल में जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है। In the bundle sheath cells, the C4 acid are broken down to release CO2 and the 3 कार्बन molecule। यहाँ पर मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ब्रोक डाउन होगा, है ना, और वो CO2 रिलीज करेगा बंडल शीथ सेल में, और C3 एसिड जो है ये फॉर्मेशन करेगा। मान लेते हैं कि ये आपका पायरुविक एसिड है, तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। और जो CO2 रिलीज हुआ यहाँ पे बंडल स्थित सेल में, CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्योंकि ये बार बार जो है आपका और ट्रांसपोर्ट कर करके C4 एसिड बंडल स्थित सेल में ला रहा है और यहाँ पे CO2 को रिलीज करवा रहा है। तो जब CO2 कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो रूबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वो आपको केल्विन साइकिल चलाएगा, वो आपको यहाँ पे केल्विन साइकिल चलाएगा और CO2 को फिक्सेशन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब कह रहा है द 3 कार्बन molecules is transported back to the mesophyll cells where it is converted to PP again। अब कह रहा है जो ये C3 का एसिड आपका बना था, ये बैक आपका ट्रांसपोर्ट होता है और वो जाता है रिजनरेशन के लिए, है ना, और फिर से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाएगा, है ना।
एंड दस कंप्लीटिंग द साइकिल, और इस तरह से साइकिल जो है आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पे 2 एटीपी यूज होता है ना। ये चीजें ध्यान देनी है। द CO2 इन द जनरेशन में, जब ये रिजनरेशन होगा वहां पे 2 एटीपी यूज होता है। द CO2 रिलीज इन द बंडल सेल इंटर्स द C3 और केल्विन पाथवे। जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ था, है ना, यहाँ पे जो आपका रिलीज हुआ था, ये सी CO2 एक केल्विन साइकिल में यहाँ पे इंटर करेगा, केल्विन साइकिल में इंटर करेगा और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कहाँ पर? बंडल स्थित सेल में। अब पाथवे कॉमन इन ऑल प्लांट्स, कह रहा है कि ये जो केल्विन या C3 पाथवे है वो कॉमन है इन ऑल प्लांट, चाहे वो C4 हो चाहे C3 हो। C4 भी यहाँ पर हो रहा है ना, मेसोफिल सेल में C4 हो रहा है, बट C3 आपका मेसोफिल में ना होकर के बंडल स्थित सेल में हो रहा है ना, बंडल स्थित सेल में हो रहा है, बट हो तो रहा है। द बंडल स्थित सेल्स आर rich in an enzyme राइबुलोज फिश फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको रूबिस्को बोलते हैं, बट लैक पेप्टेज। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बंडल स्थित सेल है वो रिच होता है, कौन सा एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम, है ना। और इसमें पेप्टेज नहीं होता है, पेप्टेज जो है अब्सेंट होता है ना। बंडल स्थित सेल्स में पेप्टेज अब्सेंट होता है, बट रूबिस्को प्रेजेंट होता है। मेजोफिल सेल में अगर हम बात करें, मेजोफिल इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पेपकेज होता है ना, बट रूबिस्को नहीं होता है। ये ध्यान ध्यान देने वाली बात है। The basic pathway that result in the formation of sugar, the Calvin pathway is common to C3 and C4 plant. करा बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुगर, द केल्विन साइकिल, है ना, ये आपका कॉमन है C3 एंड C4 प्लांट में। डिड यू नोट दैट द केल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट? तो यस, C3 प्लांट में आपका केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में हो रहा है। In the C4 plant, it does not take place in the mesophyll cell, but it does only in the bundle sheath cell. ये जो है आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ पे, है ना, ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे 2 ATP जो है वो चर्चा यहाँ पे नहीं किया है कि 2 ATP यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है लगता है ना, रिजेनरेशन के केस में। तो केल्विन साइकिल में आपका, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें केल्विन साइकिल के बारे में थोड़ा सा, इस फिगर को, है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड बुक से ये फिगर लिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका मेसोफिल सेल है, ये आपका मेसोफिल सेल है, और ये आपका बंडल स्थित सेल है ना। तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक CO2 आपका अंदर आ रहा है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 आपका अंदर आया। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, इसको कन्वर्ट कर दिया HCO3 में, है ना। और फिर पेप कार्बोक्सिलेज, जिसको पेपकेज भी बोलते हैं, है ना, वो क्या करेगा, फिर इस HCO3 को, इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, है ना, ये जो है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसको और इसको जोड़ के पेपकेज कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट कर देता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में या ऑक्जेनो एसिटेट में, इसमें आपका ये कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक NADPH यूज होता है और NADP प्लस में कन्वर्ट करता है।
और ये बना देता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में मैलेट, है ना। ये बन गया आपका मैलेट। तो अंतर क्या है कि ये थोड़ा सा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना, हाईली एक तरह से ऑक्सीड डाइज्ड मॉलिक्यूल है, और ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप है ना। और यहाँ पे OH ग्रुप। यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे CO ग्रुप है, और ये रिड्यूस्ड होकर के आपका COH बन गया, है ना। तो मैलेट जो है वो थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म है, और ऑक्जेलो एसिडेट आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैलिक एसिड जो था है ना, लेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये मैलेट जो है आएगा वहाँ पे बंडल सिथ सेल में। बंडल सिथ में जो है मैलिक एंजाइम आपको इसको कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में, है ना, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बंडल सिथ सेल में NADPH यूज हुआ था, बट यहाँ पे NADPH बन रहा है ना। तो तो इस तरह से देखा जाए तो ये, है ना, एक यूज हुआ, एक यूज हुआ और एक बन भी गया। तो नेट जो है आपका NADPH का लॉस, नहीं तो लॉस हुआ, ना ही गेन हुआ, है ना। अब ये पायरुविक एसिड ये फिर से वापस जाता है मेसोफिल सेल में, और वहां पे ये पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम आएंगे, और ये आपको फिर से इसको कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसमें कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे एक ATP आपका यहाँ पे देखिए लग रहा है ना, है ना, एक ATP लगा, और एक ATP यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, है ना, 2 ATP आपका यहाँ पे यूज हो गया, है ना। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, सॉरी, ये आपका एक ATP यहाँ हो गया, है ना। तो ये एक्चुअली आपका टूटता है तो आपका एक AMP बनता है, और एक आपका, है ना, पायरोफॉस्फेट, जो आपका डबल फास्फेट इसमें है। फिर ये डबल फास्फेट बन के आपका 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट में बनता है। एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड जो है आपका टूटता है ना। तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको बस यहाँ से देखिए, अगर देखा जाए तो एक ATP आपका, है ना, यहाँ पे यूज हुआ, और वो फाइनली जो है ये एक ATP यहाँ पे यूज हुआ, और इस प्रोसेस में, रिजनरेशन प्रोसेस में एक तरह से देखा जाए तो 2 ATP आपका कंज्यूम हो गया, इसको बस याद रखना, है ना। हाँ। अब आगे जो है ये हम बताना चाह रहे थे कि हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था हाई सीक्वेंस बंडल से सेल, इसको अगर हम पढ़ें डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The basic CO C4 photosynthetic carbon cycle involves 4 stages in the 2 different cell, है ना। फिक्सेशन ऑफ CO2 into the 4 कार्बन एसिड इन मेसोफिल सेल हो गया पहला। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द 4 कार्बन एसिड फ्रॉम द मेसोफिल सेल टू बंडल सेल, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द 4 कार्बन एसिड and the generation of high CO2 concentration in the bundle cell, है ना। और यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है ना।
क्योंकि वो रिलीज हो रहा है, यहाँ पे CO2 आपका रिलीज हो रहा है बंडल स्थित सेल में, एंड द CO2 release is fixed by the Rubisco converted to carbohydrate by Calvin cycle हो गया। और चौथा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेसिडुअल 3 कार्बन back to the mesophyll cells where the original CO2 acceptor phosphoenol pyruvate is generated। ये चीजें 4 स्टेप में यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन आपका बच गया। फोटो रेस्पिरेशन जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे देखा जाए, हम्म, तो बेजोफिल सेल्स में आपका C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था। फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था। और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था, इसका वजह ये था कि यहाँ पे आपका वाटर स्प्लिटिंग हो रही है ना। मेजोफिल सेल में वाट जो सेल्स हैं यहाँ पे आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो ऑक्सीजन का आपका रिलीज होगा ना, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बनेंगे। और बंडल स्थित सेल में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और यहाँ पे अगर रूबिस्को रहता तो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती और फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना। C4 प्लांट में ये अब मेजोफिल सेल के साथ साथ आपका बंडल स्थित सेल भी आ गया। और यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट है, बट यहाँ पे जो है वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो है ना ऐसे करके फ्री फ्री वाले सब है ना, स्ट्रोमा लेमली टाइप का जो है आपका समथिंग ऐसा ए ग्रेनल थैले क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसमें जो होंगे वो इस तरह का ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, है ना। इस तरीके से आपका ग्रेनल थैलेकॉइड प्रेजेंट होगा कहाँ पे, बंडल स्थित सेल में। बट जो मेजोफिल सेल है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो समथिंग ऐसे ना ग्रेना नहीं बनाएगा, समथिंग ऐसे फ्री फ्री रहेंगे आपका सारे थैलेकॉइड। यहाँ पे कौन सा पिगमेंट रहेंगे आपका, PS1 रहेगा, है ना। जब PS1 रहेगा तो यहाँ पे आपका सिंपल ATP का फॉर्मेशन होगा, है ना। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर स्प्लिटिंग PS1 पे नहीं होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व नहीं होगा। बट यहाँ पे है ना, जो मेजोफिल सेल है यहाँ पे आपका ग्रेनल थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका PS2 भी काम करेगा एंड PS1 भी काम करेगा, है ना। PS2 काम करेगा तो इसके अंदर जो है आपका वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन आपका रिलीज होगा। तो इस वजह से यहाँ पे रेस्पिरेशन होने की, फोटो रेस्पिरेशन होने की वजह से चांसेस बढ़ जाती है अगर यहाँ पे रूबिस्को रहता तो। अब क्या किया, रूबिस्को को हटा के यहाँ से मेजो ये बंडल सिद सेल में ला दिया। तो अब पेपकेज जो होता है ना, ये पेपकेज जो है ये इसको ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने की एफिनिटी नहीं है, ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता। तो नहीं करता है तो फोटो रेस्पिरेशन आपका रुक जाता है, नहीं हो पाता है। और यहाँ पे रूबिस्को है नहीं, तो C4 प्लांट में इस तरीके से आपका है ना फोटो रेस्पिरेशन बच जाता है। लेकिन C3 प्लांट में बंडल स्थित होता नहीं है, सारा प्रोसेस आपका मेजोफिल सेल में ही होता है, और वहीं पे रूबिस्को भी रहता है, तो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने की उसकी चांसेस जो है बढ़ जाती है।
बट बंडल शीथ होने की वजह से C4 प्लांट में, है ना, और उसको को बंडल शीथ सेल में ला दिया जाता है, और मेसोफिल सेल में सिर्फ पेज रहता है जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी शो नहीं करता। वो सिर्फ कार्बोनेट के साथ बाइंड करे करवाएगा, किसको, फास्फोइनोल पायरुवेट को। तो CO2 आपका जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है वो पहले कन्वर्ट होता है कार्बोनेट में, उसको फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ है ना, जोड़वाता है, ये पेज, है ना, कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, फिक्स करवाएगा एक तरह से। बट ऑक्सीजन यहाँ रहेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन से C4 प्लांट बच जाता है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो है C4 प्लांट का, है ना, ये मेन कॉन्सेप्ट था, इसको समझना था। और यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन आपका ज्यादा हो जा रहा है ना। अल्टीमेटली ये इनडायरेक्टली CO2 यहाँ से आ रहा है, इनडायरेक्टली यहाँ पे गया, और अल्टीमेटली फिर वो, है ना, यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है। और इस सेल में CO2 का कंसंट्रेशन आपका हाई हो जा रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे बन नहीं रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो नहीं रही है ना। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे नहीं बन रहा है, और CO2 बार बार यहाँ से हम ला रहे हैं। तो इस सेल में CO2 का कंसंट्रेशन, है ना, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, तो इसको हमेशा CO2 से ही बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा। इस तरह से फोटो रेस्पिरेशन आपका फूड प्लांट में नहीं होता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो आज क्लास जो है ये C4 प्लांट वाला यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फोटो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ना। अच्छा, ये चीजें एक कैलकुलेशन करना था। फोटो इसका अगर देख लें फिक्सेशन का कि कैसे क्या होता है। हम्म, कितना ATP कहाँ पे यूज होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो C3 प्लांट, इधर आपका C4 प्लांट, इसमें सिर्फ आपका C3 साइकिल चलता है ना। इसमें ATP अगर देखें, 1 CO2 फिक्सेशन के लिए हम लोग पढ़े थे 3 ATP, है ना, एंड 2 NADPH यूज हो रहा था, है ना। बट यहाँ पर एक CO2 फिक्सेशन के लिए 3 ATP, है ना, ये सब कहाँ पर हो रहा था, केल्विन साइकिल जब चलता था तब, है ना, केल्विन साइकिल। तो 3 ATP प्लस 2 NADPH, है ना, यूज होता है। ये कहाँ पे होता है, केल्विन साइकिल में। और इसमें 2 ATP और यूज हो जाता है ना। 2 ATP आपका और यूज होता है किसमें, रीजनरेशन में, रीजन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना। इसको रीजनरेट करने में आपका 2 ATP यूज हो जा रहा था, जो कि आपका, है ना, C4 प्लांट में हम लोग देखे थे। तो टोटल इसमें अगर देखा जाए तो 5 ATP आपका यूज हो रहा है एक CO2 को फिक्सेशन में। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा, अगर हम 6 CO2 की बात करें तो यहाँ पे 6 CO2 फिक्सेशन में, है ना, यहाँ पे टोटल कितना हो गया,
5 एटीपी यूज हो रहा है और 2 एनएडीपीएच यूज हो रहा है। तो 6 CO2 को फिक्सेशन में यहाँ पे देखा जाए तो 18 एटीपी यूज होगा और 12 NADPH यूज होता है। और यहाँ पर 6 CO2 फिक्सेशन में, है ना, यहाँ पे चूंकि एक में 5 हो रहा है तो 6 में जो है आपका 30 एटीपी लगेंगे और 12 NADPH। NADPH उतना ही आपका यूज होता है ना। तो ये इसका एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपका एटीपी यूज होता है। बट एक्स्ट्रा एटीपी यूज होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी आपका, है ना, ये ज्यादा ग्लूकोज बनाता है। प्रोडक्टिविटी इसका हाई है ना, ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा उतना ही टाइम में। और इसका जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो बायोमास बनाने की जो प्रोडक्टिविटी है, बायोमास प्रोडक्टिविटी, हाँ, इसका जो हम लोग ऑलरेडी देखे थे कैसे ही ज्यादा होता है, बायो मास बीटी इसका लो होता है ना। और यहाँ पे लॉस ऑफ एटीपी भी होता है, यहाँ पे C3 प्लांट में लॉस ऑफ एटीपी भी होता है तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। ये चीजें हैं। तो ये एक डिफरेंस था। फिर फोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको फिर हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो है लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आप चीजों को समझे होंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, है ना, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको इसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।